हेलो बच्चों, प्रयास बैच के लेक्चर नंबर 6 के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा जैसा कि आपको पता है कि प्रयास बैच अपन हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स थे उसके लिए स्टार्ट किया था, जिसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक था अपने पास में वो केमिकल काइनेटिक्स था, रासायनिक बल गतिकी, जिसके बेटा लेक्चर नंबर 5 तक अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिया था। लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन थी उसके बारे में डिटेल के अंदर पढ़ा था। तो बेटा एक बार मैं उन सब चीज़ों को वापस क्विक रिवीजन करवाता हूँ, उसके बाद में उनसे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के बेटा वो सब अपन डिस्कस करेंगे। तो एक ब्लैंक स्लाइड के थ्रू मैं इस चीज़ को स्टार्ट करता हूँ। बेटा सबसे पहले अपन ने जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी थी कि जो जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन थी उसकी बेटा इंटीग्रेटेड इक्वेशन आई थी अपने पास में। बेटा वो इक्वेशन क्या निकल के आई थी? तो बेटा वो अपने पास में एक इक्वेशन निकल के आई थी कि सर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन होगा उसके लिए समाकलित वेग समीकरण क्या थी? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण थी अपने पास में। बेटा इसका जो फाइनल फॉर्मूला मेरे पास में निकल के आया था तो फाइनल फॉर्मूला ये था कि ए नोट माइनस ए टी, बेटा वो बराबर था किसके? के टी के बराबर था, जहां ए नोट का मतलब था कि टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन। तो ए नोट का मतलब होगा कि ए नोट बराबर होगा टी इक्वल्स टू जीरो पर ए की प्रारंभिक सांद्रता। और बेटा यहाँ एटी का जो मतलब था वो था कि सर एटी बराबर था टी इक्वल्स टू टी समय पर ए की सांद्रता। और बेटा यहाँ के का जो मतलब था बेटा वो के का मतलब रेट कांस्टेंट से था, तो यहाँ के बराबर क्या होगा? रेट कांस्टेंट, दर नियतांक जिसको बोलते हैं। और बेटा यहाँ टाइम जो था उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये सब चीजें अपने पास में थी। बेटा इन सब चीजों का अपन ने डिस्कस किया था। तो इन सब चीजों के बारे में इसी को बेटा थोड़ा मॉडिफाई वर्जन इसका मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर के बराबर होगा यहाँ से वो होगा ए नोट माइनस ए टी अपॉन टी। इसी को बेटा अपन क्या बोलते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण के नाम से अपन इसको जानते हैं। इसके बाद में बच्चों अपने पास में जैसे ए टी और टी के बीच का एक ग्राफ था, तो ये जो अपने पास में ग्राफ था बेटा इसको थोड़ा मैं रीअरेंज करके ऐसा लिख सकता हूं कि ए टी बराबर होगा, बेटा यहां से देखो ए टी बराबर क्या होगा कि सर ए टी माइनस ए नोट होगा, वो बराबर होगा किसके? माइनस के टी के बराबर होगा। तो बेटा यहां से अपने पास में जो इस वाली को अपन ए नोट बोल देते हैं, बेटा यहां से ए टी का जो ग्राफ था वो ग्राफ कैसा रहेगा कि सर ए टी बराबर होगा वो होगा ए नोट माइनस के टी के बराबर होगा। बेटा अगर मैं यहाँ से ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ किस किस के बीच में कि सर ए टी और आप टी के बीच में ग्राफ खींचो, तो बेटा यहाँ अपने को y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से स्लोप होगा वो किसके बराबर दिखाई देगा? तो सर यहाँ से जो स्लोप होगा वो बराबर होगा किसके? माइनस के। और स्लोप का मतलब ढाल को अपन जो होगा उसको स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब चीजें अपन ने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अपना लास्ट लेक्चर था उसके अंदर बेटा डिस्कस किया था। तो एक बार मैंने वापस इसको रिकॉल करवा दिया। इसके बाद में ये तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण थी। अब कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और है जो अपने को शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। तो बेटा नेक्स्ट अपने पास में था कि सर नेक्स्ट जो था उसमें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो बेटा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जनरल इक्वेशन देखते हैं, तो वो होती है कि सर दर बराबर होगा यहाँ से जो रेट होगी वो बराबर होगी कि ए की पावर कितनी होगी? जीरो के क्या होने वाली है? बराबर। और ए की पावर जीरो होगी इसका मतलब सर कि शून्य कोटि अभिक्रिया होगी उसकी दर सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। तो बेटा यहाँ से मैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख सकता हूँ कि सर इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा वो अपने पास में ऐसा होगा। तो वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा ये है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए उसकी दर प्रारंभिक सांद्रता पर
प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। तो ये तो बेटा अपने जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन थे, उसके बारे में ये सब कुछ पढ़ा था। इसके बाद में बच्चों जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने को टी हाफ निकालना था, जिसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, अर्धायुकाल। उसका एक फॉर्मूला था कि सर अर्धायुकाल बराबर होगा ए नॉट अपॉन 2K, जहां से बेटा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आ रहा है कि सर शून्य कोटि अभिक्रिया होगी, उसके लिए जो अर्धायुकाल होगा जिसको टी नॉट बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के क्या होने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। इसका मतलब कि सर शून्य कोटि अभिक्रिया होगी, उसका अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब सर अगर आप टी हाफ को डबल करोगे तो उससे प्रारंभिक सांद्रता भी कितनी हो जाएगी, डबल। बेटा एक चीज यहाँ से अपन नोट करते हैं कि सर अगर ये दोनों के बीच में प्रोपोर्शनल का साइन है, तो इस कंडीशन के अंदर एक काम करो आप, एक तो टी हाफ जिसको अर्धायुकाल बोलते हैं उसके बीच में और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी उसके बीच में क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो बेटा इन दोनों का बीच का जो रिलेशन है वो समानुपाती का रिलेशन है। इसका मतलब ग्राफ होगा वो बेटा एक ऐसा ग्राफ अपने को स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो ओरिजिन से क्या करेगा, पास करेगा। ये सब चीजें बेटा अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी। बेटा एक ग्राफ अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य कोटि अभिक्रिया, उसमें प्लॉट करना चाहूं किस किस के बीच में कि सर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आप इस तरफ तो दर लिख दो और इस तरफ जिसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, सांद्रता, उन दोनों के बीच में ग्राफ खींचो। तो बेटा अपने को पता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर होगी वो प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती। इस वजह से बेटा यहाँ एक जो ग्राफ होगा, जो ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसका मतलब दर होगी वो सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करने वाली। बेटा ये सब चीजें अपन ने जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए पढ़ा था। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अपन ने डिस्कस किए थे, उनको भी अपन बात करते हैं कि सर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए थे। बेटा वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास में ये था कि सर कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता था, जिसको बेटा अपन टी 100% बोलते थे, कि सर वो टी 100% होगा, वो टी हाफ का कितना होने वाला है कि सर टी हाफ का टाइम होगा उसका क्या होने वाला है, डबल होने वाला है। बेटा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट में याद रखना था कि किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो टी हाफ का कितना टाइम लगेगा, डबल टाइम लगेगा। इसके बाद में सर इसी के अंदर आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताया था कि पॉइंट नंबर जिसको 2 बोल रहे हैं, वो 2 नंबर का जो पॉइंट था वो ये था कि किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसको 75% खत्म होने में जो टाइम लगता है वो लगता है कि सर वो 3/2 गुणा टी हाफ लगेगा। कि किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 75% खत्म होने में जो टाइम लगेगा वो टी हाफ का कितना टाइम लगने वाला है, लगभग 1.5 गुना टाइम इसके अंदर लगने वाला है। बेटा ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे वो अपने को इसके अंदर ध्यान रखने थे। तो एक बार बच्चों आप यहाँ तक इसको नोट करो, इसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो दोनों पॉइंट्स को बच्चों एक बार आप नोट करो। तो बच्चों यहाँ तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास में थे जो जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन होगा उससे रिलेटेड पॉइंट्स थे जो अपने को क्या करने थे बेटा, याद रखने थे। तो ये सब चीजें अपने इसके अंदर ऑलरेडी पढ़ी है, जिनको एक बार मैंने वापस आपको क्या करवाया, रिकॉल करवाया। इसके बाद में बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं जहां से जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी उसके लगभग 8-10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो मैं करूंगा और बाकी कुछ क्वेश्चंस को आपको होमवर्क के तौर पे ट्राई करना है। तो बेटा पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 41 अपने पास में कि एक रिएक्शन है मेरे पास में। तो बेटा अब जैसा जैसा रिएक्शन में बोल रहे हैं अपने को वैसा वैसा करना है। सबसे पहले एक रिएक्शन ये करें कि इस अभिक्रिया में देखो बेटा एक रिएक्शन है कि सर यहाँ से जो रेट होगी इस रिएक्शन के लिए दर होगी वो बराबर होगी के ए की पावर कुछ होगी
और फिर दूसरा बी होगा, उसकी पावर भी कुछ होगी, जो भी कितनी होगी इस चीज़ के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। यहाँ से जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसके बेसिस पे मैं इन चीज़ों का आइडिया करूंगा। सबसे पहले कह रहा है कि इस अभिक्रिया में यदि एक की सांद्रता को 2 गुना करते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। बेटा सांद्रता को डबल करने पर रेट भी डबल हो रही है, इसका मतलब ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब सर इस रिएक्शन में एक के सापेक्ष जो कोटि होगी उसकी वैल्यू तो कितनी होगी, 1। फिर दूसरा ही करें तथा दूसरे प्रयोग में जब ए तथा बी दोनों की सांद्रता को 2 गुना करते हैं तो अभिक्रिया का वेग पुनः 2 गुना हो जाता है। बेटा दूसरी कंडीशन में क्या करें कि आप एक काम करो, देखो दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है ये कि सर दूसरी कंडीशन में ये कहना चाह रहा है, पहली कंडीशन में तो ये कह रहा था कि जब आप एक की सांद्रता को डबल करोगे इसका मतलब रेट भी कितनी हो जाएगी, डबल। तो ये बेटा 2r1 होगी कब, जब एक की सांद्रता को आपने कितना किया है, डबल किया है, और बी की सांद्रता को कांस्टेंट रखा है। अब बेटा एक की सांद्रता को डबल करने पर रेट भी डबल, और इसका मतलब ऑर्डर कितना था, 1 था। बेटा ये तो पहली बात कह रहा है। इसके बाद में दूसरे में ये कह रहा है कि दूसरे प्रयोग में जब ए तथा बी दोनों की सांद्रता को 2 गुना करते हैं तो अभिक्रिया का वेग पुनः 2 गुना हो जाता है। बेटा दूसरे में क्या कह रहा है कि आप एक काम करो, जब एक की सांद्रता को भी 2 गुना करोगे और बी की सांद्रता को भी 2 गुना करोगे तब अभिक्रिया का वेग कितना होगा, डबल होगा। इसका मतलब सर आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि जो R2 होगी वो होगी R1 इक्वल टू के, एक की सांद्रता को 2 गुना किया तो उसकी पावर तो 1 थी। बेटा बी की सांद्रता को भी 2 गुना कर रहे हो तो इस कंडीशन में होना क्या चाहिए था कि सर बी की सांद्रता को 2 गुना कर रहे हो, एक की सांद्रता 2 गुना थी तो बेटा ये रेट 4 गुना हो जानी चाहिए थी। जबकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ए तथा बी दोनों की सांद्रता को डबल करने पर रेट केवल डबल हो रही है। इसका मतलब सर बी की सांद्रता के ऊपर तो निर्भर नहीं कर रहा। इस कंडीशन में बेटा बी की पावर तो कितनी होगी, 0 होगी। बेटा अगर बी की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता तो उस कंडीशन में तो 4 गुना हो जानी चाहिए थी। जबकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को आप डबल करोगे, उस कंडीशन में रेट डबल ही हो रही है। इसका मतलब सर बी की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, इसका मतलब सर इसमें आप बी की पावर कितनी कर दो, 0 कर दो। तो बेटा यहाँ से कोटि कितनी हो जाएगी, सर कोटि हो जाएगी, ओवरऑल कोटि पूछी जिसको एन बोलते हैं तो उसका फॉर्मूला सर आपने लिखवाया था एक्स प्लस वाई, जो भी पावर है उनका ऐड कर दो। बेटा ए की पावर तो 1 है और यहाँ बी होगा उसकी पावर 0 होगी, तो सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब बी की सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो बेटा यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा कि सर इसके लिए कोटि का मान होगा, बेटा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 41 था। बेटा बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन था। देखिए इसमें जो जो क्वेश्चंस के अंदर इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सबको अपने को नोट करना था कि जब एक की सांद्रता को सर आप 2 गुना कर रहे हो उस कंडीशन में अभिक्रिया की दर भी 2 गुनी हो रही है। इसका मतलब है कि सर सांद्रता को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है। इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा, 1। फिर अगले में कह रहा है कि उस कंडीशन में 2 गुनी होगी तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है, ठीक है। और दूसरे प्रयोग में ये कह रहा है कि सर अब की बार एक काम करो, आप ए और बी है इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को कितना कर दो कि सर 2 गुना कर दो। और जब ऐसा करके देखा गया तो अभिक्रिया का वेग वापस कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। इसका मतलब सर एक की सांद्रता और बी की सांद्रता को डबल करने पर अभिक्रिया की जो वेग था वो 4 गुना होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल के अंदर 2 गुना हो रहा है। इसका मतलब बी की सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बेटा ये अकेला ही डबल कर देगा इसको, ए अकेला डबल कर रहा है तो बी का इसके अंदर रोल नहीं होगा ना। इसका मतलब सर बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि होगी वो कितनी होगी, 0। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब सर इसका आंसर कितना होगा, 1। बेटा ये क्वेश्चन नंबर अपने पास में 41 था, उसके अंदर अपने को क्या करना था, ट्राई करना था। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर चलते हैं। 42 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शून्य कोटि अभिक्रिया में 20% अभिक्रिया 10 सेकंड में पूर्ण होती है तो बेटा 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो बेटा आसान से अपन आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि जब अभिक्रिया है ना वो 20% कंप्लीट होगी तो टाइम कितना होगा, 10 सेकंड। अब ये कह रहा है कि 50% अभिक्रिया पूर्ण होगी तो बेटा उस 50% अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना टाइम लगेगा, इस चीज को कैलकुलेट करना। तो बेटा आप डायरेक्ट इसके अंदर आप रीजनिंग का यूज नहीं करें, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो वो गलत हो जाएगा कि सर 20 के लिए दे रखे हैं 50 के लिए मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो बेटा उस कंडीशन में गलत हो जाएगा वो। अपने को केमिस्ट्री लगानी है कि सर केमिस्ट्री में भी क्या लगाए, तो बेटा अपने पास में जो शून्य कोटि अभिक्रिया है उसके लिए समाकलित वेग समीकरण क्या थी कि के बराबर ए नोट माइनस ए टी अपॉन टी। बेटा ए नोट का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर नहीं दी जाती है तो स्टार्टिंग में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को अपन 100 मानते हैं। बेटा यहाँ से देखो एक काम करता हूँ मैं, के निकाल लेता हूँ कि सर के बराबर होगा, देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो कितनी मानी है मैंने, 100। अब बेटा ये कह रहा है कि एक शून्य कोटि अभिक्रिया में ये 20% अभिक्रिया ना 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो रही है। तो बेटा 20% अभिक्रिया अगर कंप्लीट होगी इसका आंसर बच कितनी गई कि सर 20% कंप्लीट होगी तो 80% बच गई। बेटा टी टाइम का मतलब होता है कितनी बच जाएगी, बेटा यहाँ कितनी बच जाएगी अपने पास में 80%।
और सर टाइम कितना दे रखा है कि सर यहाँ टाइम दे रखा है अपने को 10 सेकंड। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ गई कि सर यहाँ से जो वैल्यू अपने पास में निकल के आ रही है बेटा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 20/10 = 2 सेकंड। इसका मतलब है कि सर इसके अंदर अपने पास में जो टाइम आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, के की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा सेकंड के अंदर नहीं आएगी, यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी बेटा वो तो 2 आ गया। अब बेटा मैं को दूसरे केस के अंदर कैलकुलेट करना है, इसका मतलब सर 50% वाले फॉर्मूले में भी आप यही लगा दो कि 50% फॉर्मूले के अंदर जो टाइम होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा कि सर वो होगा A0 - 80 अपॉन के। बेटा A0 का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो तो कितनी थी 100, 50% कंप्लीट होगी तो 50% बच जाएगी। बेटा इसको डिवाइड करना था किससे 2 से, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ये वैल्यू अपने पास में हो जाएगी 50, 100 - 50 कितना होगा 50, और बेटा 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 25 सेकंड। इसका मतलब कि सर सुनने को अभिक्रिया थी उसके लिए अपने को 50% अभिक्रिया कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा बेटा उसकी वैल्यू कितनी आ रही है कि सर उस 25% जो 50% थी उसको कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में सर 25 सेकंड होने वाली है। बेटा ऐसा अपने को ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। बेटा मैंने कुछ ही नहीं किया, जो जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन थी उसके लिए सर सबसे पहले तो आप इंटीग्रेटेड इक्वेशन है उसका यूज करो। बेटा मैंने जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन का यूज किया। बेटा यहाँ से मेरे को टाइम दे रखा था तो मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता थी, टी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन पता थी, वहां से बेटा के की वैल्यू को कैलकुलेट किया, और ये जो कैलकुलेट किया मैंने के की वैल्यू उसकी वैल्यू 2 आ रही थी। मैं दूसरा काम करता कि सर यहाँ से जो के की वैल्यू थी दूसरी इक्वेशन में के की वैल्यू को पुट करता और वहां से टाइम को क्या करता निकालता, तो के की वैल्यू 2 आ रही थी तो बेटा इसके लिए टाइम कितना होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 100 मान लो। बेटा 50% अभिक्रिया पूर्ण होगी इसका मतलब 50% बच जाएगी तो 50% 80 होगी अपॉन 2 तो 100 - 50 तो 50 हो गया, 50 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 25 सेकंड आती है। बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 42 था। एक बार बच्चों आप इसको नोट करो और क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर चलते हैं। अब मैं 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा तो वो सब चीजें आपको ट्राई करनी है। जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन एक बहुत आसान कैटेगरी का जो एक टॉपिक होता है, इसको अपन आराम से डील कर सकते हैं। तो एक बार बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 42 को नोट करो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 है उसके ऊपर चलते हैं। इसके बाद में बच्चों पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 43 अपने को बोल रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ और जो A0 का प्रारंभिक सांद्रता तो आपको वेग स्थिरांक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो बेटा इसके लिए अपने पास में एक जनरल फॉर्मूला था, किससे जनरल फॉर्मूला क्या था कि सर जो T0 होगा जो टी हाफ होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा उसकी वैल्यू क्या होने वाली थी कि सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होगा उसकी वैल्यू अपने पास में थी, इसकी वैल्यू क्या थी बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू थी कि टी हाफ होगा वो बराबर होगा A0 अपॉन 2K के क्या होने वाला है बराबर होने वाला है। तो बेटा ये अपने को बताना था कि शून्य कोटि अभिक्रिया की रेगुलेटरी हाफ प्रारंभिक सांद्रता A है तो K जिसको वेग स्थिरांक बोलते हैं उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो बेटा यहाँ से अपने को ये ध्यान रखना था कि टी हाफ होगा, टी हाफ की वैल्यू क्या होगी A0 अपॉन 2K के बराबर होने वाली है। बेटा ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा इस वजह से गलत, ऐसा कोई रिलेशन होता नहीं है। और बेटा ये एल की फॉर्म में A0 था लेकिन यहाँ अपने पास में है ना जो के की वैल्यू नहीं है, जबकि फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है कि सर टी हाफ होगा वो बराबर होगा किसके A0 अपॉन 2K के बराबर होने वाला है। ऐसा बेटा ऑप्शन नंबर अपने को थर्ड नजर आ रहा है। तो ये एक जनरल बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, जो टी हाफ होगा उसका हाफ लाइफ पीरियड होगा उसके ऊपर बेस्ट था। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है कि छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया में बेटा जिसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते थे अपन, उसके अंदर क्या था कि सर उसके अंदर ये 4 अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट है, देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी उसके लिए सही होगा।
पहला स्टेटमेंट ये कि वेग नियम व्यंजन का उपयोग करके अभिक्रिया की वास्तविक कोटि अपेक्षित कोटि से क्या आ रही थी, भिन्न आ रही थी। बिल्कुल सही बात है बेटा। इसके पीछे का कारण क्या था कि सर ये भिन्न होने का कारण क्या था कि यहाँ H2O को अपन किसके अंदर ले रहे थे, एक्सिस के अंदर ले रहे थे, आधिक्य के अंदर। और बेटा ये आधिक्य में लेने पर ये क्या कर रहा था कि सर इसको आधिक्य के अंदर ले रहे थे, तो बेटा जो भी चीज एक्सिस के अंदर ली जाती है वो कोटि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती, कोटि को प्रभावित करती है, वो प्रभावित करती है। तो एक्चुअल के अंदर अपन अभिक्रिया की कोटि तो कितनी नजर आ रही थी, 2, लेकिन अभिक्रिया की कोटि वास्तविक में के अंदर कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। इस वजह से पहला स्टेटमेंट क्या है, मतलब सही स्टेटमेंट है। दूसरा ये कह रहा है कम से कम एक अभिकारक की सांद्रता आधिक्य में ली जाती है। और बेटा यहाँ जो आधिक्य के अंदर जिसकी सांद्रता ली जाती है, जनरली वो 2-3 एग्जाम्पलों के अंदर अपने किसको देखा था कि सर H2O था, उसको अपने को एक्सिस के अंदर ले रहे थे। इस वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी सर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कैसी होगी, नियत होगी। बेटा थर्ड ऑप्शन अपने पास में कि अभिकारक को आधिक्य में ली जाती है, उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। बेटा जो भी एक्सिस के अंदर लेंगे उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, नियत। इसका मतलब सर अब तक तीनों स्टेटमेंट पढ़े, वो सभी स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह क्या होने वाले, सही होने वाले हैं। तो बेटा आंसर कौन सा होगा, इनमें से सभी। बेटा इसके 2-3 अलग अलग टाइप के अपन एग्जाम्पल देखे थे। जैसे एक इक्सु शर्करा का प्रतिपन्न था, तो बेटा उसका फॉर्मूला अपने पास में जो इक्वेशन थी वो क्या थी कि C12H22O11 था। उसकी रिएक्शन H2O के साथ में शायद अपने एसिडिक मीडियम के अंदर करवाई थी। बेटा यहाँ से C6H12 है, O6 प्लस C6H12 है, O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो रहा था, ग्लूकोज और दूसरा कौन था, फ्रक्टोज। बेटा जब इसकी अपने रेट लिखना चाहिए तो रेट कैसे लिखे थे कि सर रेट बराबर होगी के C12H22O11 और H2O की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। लेकिन बेटा H2O को तो अपने किसके अंदर ले लिया था कि सर इस H2O को तो आपने किस में ले लिया था, एक्सिस के अंदर। और इस एक्सिस में लेने की वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई थी, कांस्टेंट हो गई थी। तो बेटा यहाँ से मोलिकुलरिटी तो कितनी नजर आ रही थी, 2, लेकिन एक्चुअल के अंदर इसका ऑर्डर कितना हो रहा था, 1। इस वजह से अपने इसको क्या नाम दिया था, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया के नाम से जाना था। तो बेटा सब स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह क्या होने वाले, सही होने वाले। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 45 अपने पास में है। ये कह रहा है कि ओजोन क्षय में निम्न पद सम्मिलित है, तो इसमें आपको अभिक्रिया की कोटि है उसको बेटा कैलकुलेट करना है। बेटा इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने के लिए दिए थे, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्योंकि इससे रिलेटेड कम से कम 4-5 क्वेश्चन अपन ने किए थे, जहाँ तीव्र पद होगा, मंद पद होगा, उन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो बेटा एक बार आप इस क्वेश्चन नंबर 45 को ट्राई करो, उसके बाद में अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों एक बार आप इसको ट्राई करो। बेटा इस क्वेश्चन को अपने को ट्राई करना था। तो ओजोन का क्षय होता है वो जनरली कैसा होता है कि सर ओजोन के लिए जो डीके होगा ओजोन का वो कुछ ऐसा होगा। इसके लिए इक्वेशन होती है अपने पास में, इक्वेशन क्या होगी कि सर 2O3 होगा, उससे बेटा 3O2 का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये अपने पास में क्या थी, एक जनरल मेन इक्वेशन होती है। इसी इक्वेशन के इर्द गिर्द अपने को ये सब बातें करनी होती है। बेटा ये ओजोन का जो डिप्लीशन होगा उसके अपने पास में क्या रहेगी, एक इक्वेशन रहेगी। अब बेटा इसमें मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि सर ऐसे जब भी क्वेश्चन चाहिए उसमें सबसे पहला काम करना है आपको कि सर सबसे पहला काम क्या करना है। तो इसमें बेटा सबसे पहला काम आपको एक काम करना है कि जो भी स्लो स्टेप होगा, धीमा स्टेप होगा, उसको पकड़ो और उसकी सहायता से क्या लिखो, दर नियम लिखो। पहला काम तो ये करो कि सर सबसे स्लो स्टेप है मेरे पास में, ये से एक स्लो स्टेप है, उसके हेल्प से दर नियम लिखना है। बेटा कैसे लिखूंगा कि सर यहाँ से जो रेट होगी वो बराबर होगी KO3 और दूसरा कौन था, इसकी सहायता से अपने को दर नियम लिखना है। और बेटा इस दर नियम के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, मध्यवर्ती नहीं होना चाहिए, मध्यवर्ती नहीं होना चाहिए।
कि सर मध्यवर्ती क्या होता है, तो बेटा मध्यवर्ती वो होता है जो मेन अभिक्रिया का पार्ट नहीं हो। मेरे पास में मेन अभिक्रिया ये थी कि O3 से O2 बन रहा था। सर इस अभिक्रिया के अंदर ये जो नवजात ऑक्सीजन है बेटा, ये नवजात ऑक्सीजन क्या होगा कि सर ये मेन अभिक्रिया का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये नवजात ऑक्सीजन होगा बेटा, वो किसकी तरह काम करेगा मेरे पास में, मध्यवर्ती की तरह। कि सर मध्यवर्ती तो इसके अंदर होना ही नहीं चाहिए था, तो बेटा मध्यवर्ती नहीं होना चाहिए था। अगर मध्यवर्ती आ रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा कि सर इस मध्यवर्ती को आप हटाओ, हटाना पड़ेगा। और सर इसको कैसे हटाएंगे, तो बेटा इसको हटाने के लिए आपको आपके पास में जो इक्वेशंस दे रखी है उसके अंदर जो भी इक्विलिब्रियम होगा, साम्य अभिक्रिया होगी, उसकी सहायता से क्या करते हैं अपन, इसको हटाते हैं। तो इसको हटाना पड़ेगा। और कैसे हटाओगे, साम्य अभिक्रिया की सहायता से, साम्य अभिक्रिया की सहायता से हटाएंगे। बेटा अपने पास में साम्य अभिक्रिया कौन है कि सर पद नंबर जो एक दे रखा है, स्टेप जो पहला स्टेप दे रखा है वही सर अपने पास में इक्विलिब्रियम का एक जो रिएक्शन है उसके हेल्प से क्या करेंगे सर, इसको हटाना पड़ेगा। बेटा पहले जो पद होगा उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि सर आप पहले पद के लिए काम करो, इसके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखो। तो बेटा इसके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे लिखूंगा कि सर इसके लिए आप ऐसे लिख दो कि के इक्विलिब्रियम होगा बेटा वो बराबर होगा किसके, उत्पाद की सांद्रता के। बेटा पहला उत्पाद तो कौन है कि सर यहाँ पहला उत्पाद तो O2 है, दूसरा कौन है O, और नीचे की तरफ कौन होगा कि सर यहाँ O3 होगा। सर एक काम करो, आप यहाँ से नवजात ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन निकालो। तो बेटा इसको इस तरफ भेजा तो ये हो गया कि सर के इक्विलिब्रियम था गुणा O3, वो बराबर होगा किसके, O2 और O। बेटा यहाँ से जो होगा O बराबर क्या होगा कि सर यहाँ से नवजात ऑक्सीजन की सांद्रता होगी, उसका फॉर्मूला ऐसा होगा कि नवजात ऑक्सीजन बराबर होगा के इक्विलिब्रियम गुणा O3, और नीचे की तरफ कौन आएगा O2। बेटा ये अपने पास में फाइनल सर O की कॉन्सेंट्रेशन निकल कर आ गए। बेटा एक काम करता हूँ मैं, इस वाली O की जो कॉन्सेंट्रेशन है, इस वाले O की कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या करता हूँ कि सर यहाँ से आप O की कॉन्सेंट्रेशन है उसको उठाओ और इस कॉन्सेंट्रेशन को कहाँ फिट कर दो, यहाँ फिट कर दो, जिससे क्या होगा ऑक्सीजन जो नवजात ऑक्सीजन है वो हट जाएगा। तो बेटा इस वाली स्टेप को मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। बेटा ये के इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये भी क्या था अपने पास में कांस्टेंट था। जब भी दो कांस्टेंट गुणा होते हैं तो उससे एक नया कांस्टेंट बन जाएगा कि सर इसका मतलब रेट यहाँ से क्या होगी कि रेट बराबर होगी, बेटा एक नया कांस्टेंट उसको के डैश नाम दे दिया। ऊपर की तरफ कौन था कि सर यहाँ अपने पास में O3 था, नीचे O2 था, और बेटा एक O3 मेरे पास में ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो सर यहाँ क्या था, एक O3 और था। बेटा इसमें क्या हुआ कि सर दो O3 तो ऊपर की तरफ हो गए और नीचे की तरफ कौन था, O2। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये होगा K1 बराबर O2 की पावर तो 2, और बेटा O2 नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का साइन इसके साथ में आ जाएगा। तो सर यहाँ से O2 बराबर कितना हो गया, O2 इनवर्स हो गया। ये सर अपने पास में फाइनल रेट आ रही है। तो फाइनल रेट का फॉर्मूला क्या था, K O3 की पावर 2 और O2 की पावर कितनी, माइनस। इसका मतलब सर ये मेरे पास में क्या आ रहा है सर, ये फाइनल जो इक्वेशन थी वो आ गई मेरे पास में। तो यहाँ से मेरे पास में फाइनल इक्वेशन क्या है कि सर रेट होगी वो बराबर होगी के O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1 होने वाली। बेटा ये ऐसा ऑप्शन चेक करना था जहाँ O3 की पावर तो 2 होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ क्या करना था अपने को, अभिक्रिया की जो आकलित कोटि है उसकी वैल्यू को आपको क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो x + y करोगे तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब सर ये कौन सी अभिक्रिया होने वाली है, प्रथम कोटि अभिक्रिया ये होने वाली है। तो बेटा यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो कितना हो जाएगा कि सर यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 निकल कर आएगी। ठीक है ना बेटा, ये सब चीजें अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। तो इसमें देखो क्या क्या मेन स्टेप होते हैं कि सर कोई भी रिएक्शन अगर 2 स्टेप में दे रखी है, 3 स्टेप में दे रखी है, सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि सर जो भी उस इक्वेशन का स्लो स्टेप होगा उस स्लो स्टेप की हेल्प से क्या करना पड़ेगा, आपको दर नियम लिखना पड़ेगा कि स्लो स्टेप की वजह से दर नियम लिखो। बेटा उस दर नियम के अंदर मध्यवर्ती नहीं होना चाहिए कि सर मध्यवर्ती क्या होता है, तो बेटा मध्यवर्ती वो होते हैं जो मेन अभिक्रिया का पार्ट नहीं हो। इसका मतलब सर मेन अभिक्रिया में O3 से O2 बन रहा था, यहाँ ये जो O है बेटा वो जिसको नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, इसका मतलब मेन अभिक्रिया का पार्ट नहीं है। बेटा मेन अभिक्रिया का पार्ट नहीं, इसका मतलब क्या होगा, मध्यवर्ती होगा। इस मध्यवर्ती को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और बेटा इसको हटाने के लिए आपको साम्य अभिक्रिया की क्या करनी पड़ेगी, सहायता लेनी पड़ेगी, जिसकी हेल्प से आप इसको क्या कर सकते हो, आराम से रिमूव कर सकते हो। इसके बाद में सर यहाँ से इक्विलिब्रियम लिखो आप पहली अभिक्रिया के लिए, ये साम्य अभिक्रिया अपने पास में, ये वाली अभिक्रिया कौन सी है कि सर साम्य अभिक्रिया, इसकी हेल्प से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसकी हेल्प से के इक्विलिब्रियम लिखते हैं। बेटा के इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि सर उत्पाद की सांद्रता को ऊपर की तरफ ले और अभिकारक थी उसकी सांद्रता को नीचे की तरफ। यहाँ से बेटा ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन निकाली और इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट किया तो फाइनल इक्वेशन है कि सर रेट बराबर होगा के
O3 की पावर 2 और O2 की पावर कितनी होगी -1। यहाँ से ओवरऑल ऑर्डर आएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर डिस्कस करनी थी। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 45 को नोट करो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर चलते हैं बच्चों। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर चलते हैं यहाँ से। इसके बाद में 46 क्वेश्चन ये कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल होगा। बेटा उसके अलग अलग अपने पास में रिलेशंस दे रखे। बेटा अपने को पता है कि सर शून्य कोटि अभिक्रिया होगी, उसके लिए अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला होता है कि टी हाफ होगा, वो बराबर होगा A0/2K के बराबर होगा। इसका आंसर ये जो रिलेशन दे रखा है वो अपने को टी हाफ और इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उसके बीच का रिलेशन पता करना था। तो बेटा यहाँ से टी हाफ होगा, वो क्या होगा कि सर टी हाफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी उसकी पावर 1 के क्या होने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। बेटा ऐसा रिलेशन देखना था। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि टी हाफ होगा वो प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब बेटा पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया ना, क्योंकि टी हाफ तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा ऑप्शन अपने पास में ये है कि सर यहाँ से जो टी हाफ की वैल्यू दे रखी है वो टी हाफ की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सांद्रता की पावर 1 के। इसका मतलब बेटा ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। ये -1 के प्रोपोर्शनल नहीं होगी और सांद्रता की पावर 2 होगी, उसके प्रोपोर्शनल भी नहीं होने वाली है। बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी, ठीक है ना, ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 47 अपने पास में ये कह रहा है क्या कह रहा है कि एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के बराबर इतना दे रखा है, यदि क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता अपने को इतनी दे रखी है तो 10 मिनट के पश्चात इसकी सांद्रता कितनी होगी। तो बेटा इसको आपको खुद को ट्राई करना है। इसका मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, इसमें दो फॉर्मूले लगा सकते हो। तो एक फॉर्मूला तो अपने पास में रहेगा कि सर एक्स बराबर लगा दो आप के टी, जहाँ एक्स का मतलब कि टी टाइम के बाद में कितनी कॉन्सेंट्रेशन बच जाएगी। अगर सर ये फॉर्मूला नहीं लगाते हैं तो आप एक फॉर्मूला लगा दो के बराबर A0 - AT अपॉन टी। अब ये कह रहा है कि 10 मिनट के पश्चात कितनी सांद्रता बच जाएगी। इसका मतलब सर यहाँ आपको 80 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, सब कुछ आपको दे रखा है। बेटा इसको आपको होमवर्क के तौर पे क्या करना है, ट्राई करना है, और आप ट्राई करके जो भी आंसर हो वो कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत होगा। तो बेटा इसमें अलग अलग टाइप के ऑप्शन अपने पास में रहेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो कौन सा कथन गलत है इसकी पहचान करनी है। ये कह रहा है कि एक अभिक्रिया की अणुसंख्यता भिन्नात्मक नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है बेटा। मोलिकुलरिटी होती है वो कभी भी फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपने पास में क्या होगा, सही होगा कि मोलिकुलरिटी होगी वो कभी भी फ्रैक्शन के अंदर पॉसिबल नहीं होगी। इसके बाद में बेटा ऑप्शन नंबर बी अपने पास में कि एक अभिक्रिया की अणुसंख्यता 3 से अधिक भी नहीं हो सकती। बेटा मोलिकुलरिटी होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। उसके पीछे का कारण क्या था कि सर इसमें जो प्रभावी टक्कर पॉसिबल नहीं होगी, प्रभावी टक्कर संभव नहीं है। इस वजह से मोलिकुलरिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। इसकी वैल्यू कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि एक अभिक्रिया में अणुसंख्यता अभिक्रिया की कोटि के तुल्य हो भी सकती है और तुल्य नहीं भी। बिल्कुल बेटा इस बात क्या है, सही बात है कि सर एक अभिक्रिया में अणुसंख्यता होगी वो n के बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। बेटा बराबर हो सकती है वो कहाँ होगी कि सर अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता बराबर कहाँ होगी। बेटा कोटि और अणुसंख्यता होगी वो बराबर कहाँ होगी कि सर वो बराबर होगी आपके पास में जो एकल अभिक्रिया होगी उसके अंदर।
एकल अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्या क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। और बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर ये बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण से एक अभिक्रिया की अणुसंख्या प्राप्त होती है। ये बेटा फोर्थ ऑप्शन अपने पास में क्या कर रहा है कि एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया से एक अभिक्रिया की अणुसंख्या प्राप्त होती है। बेटा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन से अपन वो केवल तभी प्राप्त होगी जब रिएक्शन क्या होनी चाहिए, एकल अभिक्रिया होनी चाहिए। बेटा ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपने पास में, गलत स्टेटमेंट हो गया। ये अपने को क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर यही पूछना चाह रहा था, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा। बेटा चौथा स्टेटमेंट अपने पास में गलत होगा कि संतुलित रासायनिक जो अभिक्रिया होगी उसकी सहायता से अपन अणुसंख्या को प्राप्त नहीं कर सकते। बेटा स्टेटमेंट नंबर जो फोर्थ होगा वो अपने पास में क्या होने वाला है, गलत स्टेटमेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 48 था। एक बार बच्चों आप इसको नोट करो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर चलते हैं अपन। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 50 अपने पास में ये कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न पर विचार करो। और इनमें से बेटा आपने को 3 अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। इसमें से आपको क्या करना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही होने वाले हैं, उन सब की क्या करनी है, पहचान करनी। सबसे पहले ये करें कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए स्टेटमेंट पहला है कि टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता होगी उसके समानुपाती होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ होगा वो बराबर होगा A0/2 के। इसका मतलब कि शून्य कोटि अभिक्रिया होगी उसके लिए जो बेटा टी हाफ होगा वो प्रारंभिक सांद्रता के क्या होगा, समानुपाती होने वाला है। इसका मतलब बेटा पहला स्टेटमेंट तो क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही होगा। दूसरा कह रहा है कि अभिक्रिया के पूर्ण होने में लिया गया समय इसके टी हाफ का 2 गुना होगा। बेटा ये बात भी सही है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी 100% होगा। बेटा वो कितना होगा कि सर वो होगा टी हाफ का क्या होने वाला है, डबल होने वाला है। इसका मतलब किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कितना लगेगा, 2 गुना लगेगा। इसका मतलब सर मेरे पास में जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो भी क्या होने वाला है, सही होने वाला है। थर्ड अपने पास में है कि अभिकारक की सांद्रता इसके समय के साथ में रेखीय रूप से क्या होगी, घटेगी। तो बेटा अभिकारक की सांद्रता होगी वो समय के साथ में इसमें रेखीय रूप से क्या होने वाली है, घटने वाली है। तो बेटा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो इसकी सांद्रता होगी बेटा जो सांद्रता के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब ये उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी। बेटा ऑप्शन नंबर अपने पास में थर्ड होगा वो क्या होगा, गलत होगा। इसका मतलब सर इसके अंदर आपको सही स्टेटमेंट बताने थे तो केवल फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ही इसके अंदर क्या होने वाला है, सही होने वाला है। इसका मतलब केवल 1 तथा जो सेकंड होगा वो दोनों क्या होने वाले, सही होने वाले। बेटा ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 49 था। इसमें बेटा ये एक रिजल्ट तो था और इसके साथ में दूसरा रिजल्ट भी कहता है कि सर 75% कंप्लीट होगी रिएक्शन, उसमें जो टाइम लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी कि सर वो होगी 3/2 गुणा टी हाफ के क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। बेटा दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए जो आपको डायरेक्ट याद रखने। बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 49 है उसको आप नोट करो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर चलते हैं। तो बच्चों आपको जो भी दिक्कत वगैरह अगर कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप इस क्लास जो लाइव 8 बजे अपने पास में इसका प्रीमियर होता है उसके ऊपर आप कमेंट्स वगैरह या फिर जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हो। या फिर और भी कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है तो बेटा आप लास्ट के अंदर जो कमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर अपने डाउट्स को जो आप रख दिया करो, उन सब का आपके पास में एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 49 था, उसको आप नोट करो। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर चलते हैं। 50 ये कह रहा है कि एक शून्य कोटि अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता को 1/4 तक घटा दिया जाए, घटती है तो अब आदि अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय होगा वो कितना होगा। बेटा इसको भी आपको होमवर्क के तौर पे ट्राई करना है क्योंकि इनसे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चंस अभी अपन ने ट्राई किए। तो बेटा ये होमवर्क के तौर पे आपको इसको ट्राई करो और जो भी आंसर हो वो कमेंट के थ्रू बता सकते हो। इसके बाद बेटा लास्ट अपने पास में ये रहेगा कि निम्न में से किस कोटि की अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता 2 गुणे करने पर अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब सर टी हाफ को डबल करोगे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, डबल। इसका मतलब सर ऐसा रिलेशन बताना है जहां टी हाफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, प्रारंभिक सांद्रता के। और बेटा ऐसा रिलेशन अपने को कहाँ देखने को मिलता है कि सर ये जो रिलेशन होगा ये मेरे पास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी,
शून्य कोटि अभिक्रिया उसके अंदर तो देखने को मिलता है कि सर यहाँ से टी हाफ होगा वो बराबर होगा ए नॉट अपॉन 2k के बराबर होगा। तो यहाँ से प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर डिपेंड करेगा कौन, टी हाफ होगा। इसका आंसर इस टाइप की जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, शून्य कोटि अभिक्रिया होने वाली है जहाँ टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 41 था। एक बार बच्चों आप इसको नोट करो। इसके बाद में प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी उसकी एक डेरिवेशन के ऊपर अपन चलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 को बच्चों एक बार आप ट्राई करो, नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में रहेगा प्रथम कोटि अभिक्रिया, उसके ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में प्रथम कोटि अभिक्रिया रहेगा जिसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। इसके लिए भी बेटा अपने को एक प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन करना पड़ेगा। जैसे अपन ने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो डेरिवेशन किया था वैसा डेरिवेशन अपने को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी उसके लिए ट्राई करना है। तो बेटा कुछ जनरल इंट्रोडक्शन टाइप अपन स्टार्ट करते हैं कि सर सबसे पहले मेरे पास में एक, जैसे मान लो मैंने सपोज किया कि एक रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में सर ए था, इस ए से मेरे को क्या करना था, उत्पाद बनाना था। तो बेटा इसके लिए अगर मेरे को रेट लिखनी है, दर लिखनी है, तो वो कैसे लिखूंगा कि सर वो लिख दो आप डी ए अपॉन डी टी। और सर अभिकारक है, इसका मतलब इसकी सांद्रता समय के साथ में घटेगी, इस वजह से इसका साइन लगा दो माइनस का, और वो बराबर होगा सर आपके पास में के प्रथम कोटि अभिक्रिया, इसका मतलब ए की पावर कितनी होगी, ऐसा करना था आप। बेटा इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं मैं, सर इसको ऐसा लिख सकता हूं कि डी ए होगा अपॉन ए होगा, वो किसके बराबर होने वाला है कि सर वो बराबर कर दो आप के टी के बराबर कर दो। लिख सकता हूँ ना इसको ऐसा, इस ए को इस तरफ ले गया, डी टी को इस तरफ, तो माइनस का साइन इसके साथ में आ गया। अब सर एक काम करो आप, ये जो इक्वेशन है इसका क्या कर दो आप, दोनों तरफ इसका क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो इसमें मैं लिखूंगा कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो सर इसका समाकलन कर ही देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। कि सर इसका समाकलन कैसे करोगे, तो बेटा इसका समाकलन अपने पास में रहेगा कि डी ए अपॉन ए होगा, उसका समाकलन किया। तो बेटा इसमें लिमिट्स वगैरह पुट करनी होती है। तो सर यहाँ लोअर लिमिट तो होगी जिसको मैंने ए नोट मान लिया, और अपर लिमिट होगी उसको मैंने क्या मान लिया 80। बेटा वो बराबर होगा किसके, कि सर के तो कांस्टेंट था उसको तो बाहर कर दो, और अब जो टाइम था, जो अपने पास में टाइम था उसका क्या कर दो आप समाकलन कर दो यहाँ। तो के तो बाहर रह गया, और अंदर की तरफ कौन बच गया, कि सर अंदर की तरफ मेरे पास में केवल जो टी था उसका समाकलन करना पड़ेगा। तो बेटा डी टी हो गया, 0 से टी तक इसमें क्या कर दो, लिमिट रख दो। अब बेटा इसके अंदर अपने को एक चीज देखना था कि सर यहाँ से अपन जब इसका समाकलन करेंगे तो एक चीज मेरे को बेटा ध्यान रखनी है कि सर एक चीज क्या ध्यान रखनी है, कि सर एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब डी ए अपॉन ए होगा बेटा उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, कि सर वो एल एन ए के बराबर होता है। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन अंदर की तरफ तो क्या बच जाएगा, सर ये बच जाएगा एल एन ए, और इसकी सर लिमिट आपको पुट करनी पड़ेगी, वो बेटा ए नोट और ए टी के क्या कर दो आप बराबर कर दो। बेटा इसके इंटीग्रेशन अपन करेंगे तो भी ये तो माइनस के, और अंदर की तरफ कौन बचेगा, केवल टी ही बचने वाला है, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट मैंने इसके अंदर क्या कर दी, पुट कर दी। अब सर यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो सर यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा अपने पास में किसमें सर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा एल एन ए टी माइनस एल एन ए नोट, वो बराबर होगा माइनस के टी के क्या होगा, बराबर होगा। बेटा इस वाले माइनस को हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सर इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख दो एल एन ए नोट माइनस एल एन ए टी, और वो किसके बराबर होगा, के टी के बराबर होगा। यहाँ से माइनस के साइन को मैंने हटा दिया।
बेटा ये इक्वेशन मेरे पास में सर एक जो फाइनल तो इक्वेशन नहीं कहूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास में आ गया। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, इसको लॉग के अंदर क्या कर देता हूँ, कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें बेटा लॉग के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे कि सर इस वाली को लॉग में कन्वर्ट करना है आपको। इसको बेटा लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि सर इसको आप लॉग में कन्वर्ट कर दो ना, इसी वाली इक्वेशन को है ना आप ऐसा लिख दो, एक सेकेंड बच्चों। अब इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर ये मेरे पास में, इसको आप ऐसा लिख दो, इस वाली इक्वेशन को बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ln ए नॉट अपॉन 80, बेटा वो किसके बराबर होगा कि सर वो अपने पास में बराबर होने वाला है किसके, KT के बराबर होने वाला है। बेटा ऐसा क्यों किया कि मैं इसको सर ऐसा लिख सकता हूं कि ln m माइनस ln n होगा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ln m अपॉन n के क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं। बेटा ये इक्वेशन और मेरे पास में इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। अब बेटा इस रिजल्ट को मेरे को क्या करना पड़ेगा कि सर इस रिजल्ट को आप एक काम कर दो, ये जो आपके पास में रिजल्ट निकल के आया है, इस वाले रिजल्ट को आप क्या कर दो, लॉग के अंदर भी कन्वर्ट कर दो। तो बेटा एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो, इसको अगले पेज के ऊपर लेकर चलते हैं, जहाँ अपन क्या करेंगे, इसको लॉग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये एक प्रॉपर डेरिवेशन है जिसको सिक्वेंस वाइज अपन ने किया है। तो एक बार प्रॉपर डेरिवेशन करने के बाद में जो भी स्टेप्स होंगे उनको एक बार मैं वापस आपको रिकॉल करवाऊंगा। तो बच्चों एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो। इसके बाद में बच्चों अपन इसी स्टेप को आगे की तरफ लेकर चलते हैं कि सर ये जो लास्ट स्टेप था उसको आप आगे की तरफ लेकर चलो। बेटा लास्ट स्टेप क्या था मेरे पास में कि सर लास्ट स्टेप आपके पास में था कि ln ए नॉट अपॉन 80, उसको बराबर किया था आपने, किसके बराबर किया था, यहाँ से जो 80 था वो बराबर था किसके, KT के। सर ये आपके पास में एक फाइनल जो लास्ट स्लाइड थी उसके अंदर अपने पास में क्या था, एक रिजल्ट था। बेटा इस रिजल्ट को आप थोड़ा मॉडिफाई करने का टाइम आ गया कि सर ये जो फाइनल रिजल्ट था इसको एक काम कर दो आप, अब इसको चेंज कर दो किसके अंदर, लॉग के अंदर चेंज कर दो। बेटा ln को लॉग के अंदर चेंज करते हैं तो अपन क्या करते हैं कि सर 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन 80, और वो बराबर होगा किसके, KT के बराबर होने वाला है। बेटा इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं और अगर थोड़ा चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से सर इसको लिखेंगे कि सर ये K बराबर होगा 2.303 अपॉन T लॉग ए नॉट अपॉन 80। बेटा ये मेरे पास में फाइनल इक्वेशन आ गई, और सर इसी फाइनल इक्वेशन को है ना बेटा अपन किस नाम से जानते हैं कि सर ये जो फाइनल इक्वेशन आपके पास में आई है, इसी इक्वेशन को अपन बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण के नाम से जानते हैं। देखो सुनो, ये था कि ln ए नॉट अपॉन 80 वो KT के बराबर था। बेटा जो ln था उसको लॉग के अंदर कन्वर्ट करना था, तो 2.303 से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके KT के बराबर कर दिया। बेटा यहाँ से K बराबर क्या होगा, 2.303 अपॉन T लॉग ए नॉट अपॉन 80। बेटा कौन क्या है, इन सब चीजों को भी अपन यहाँ एक बार नोट कर लेते हैं कि सर यहाँ जो K होगा वो बराबर होगा किसके, दर नियतांक के। यहाँ से T होगा वो किसके बराबर होगा, समय के बराबर होगा। बेटा ए नोट होगा वो किसके बराबर होगा, प्रारंभिक, एक की प्रारंभिक सांद्रता, एक की प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगा, जो कितने पे होगी कि सर ये T इक्वल्स टू 0 टाइम पे होगी। सर यहाँ जो 80 होगा उसका मतलब क्या होगा कि सर T इक्वल्स टू T समय पर एक की सांद्रता।
बेटा ये सब चीजें मेरे को क्या करनी थी, इसके अंदर ध्यान रखनी थी। अब एक बार बेटा मैं वापस इसको थोड़ा रिकॉल करवाता हूँ आपको, क्योंकि डेरिवेशन, प्रॉपर डेरिवेशन अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड और नीट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। बेटा नीट के अंदर तो फाइनल रिजल्ट अगर आप ध्यान रखते हो तो उससे भी अपने का काम चल जाएगा, लेकिन बोर्ड के अंदर आपको एक प्रॉपर डेरिवेशन इसके अंदर यूज में लेना है। एक बार वापस बेटा मैं इसको रिकॉल करवाता हूँ। देखो सबसे पहले करना क्या था कि सर सबसे पहले आपको एक रिएक्शन अज्यूम करनी थी कि मैंने कहा कि बेटा ए से एक उत्पाद बन रहा, इसके लिए रेट लिखेंगे तो डी ए अपॉन डी टी, और बेटा अभिकारक की सांद्रता समय के साथ में घटती है, इस वजह से माइनस का साइन लगा दिया। ये बराबर होगा के ए की पावर 1। सर ए की पावर 1 क्यों है, क्योंकि बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। यहाँ से बेटा इस एक को तो इस तरफ और के टी को इस तरफ भेज दिया, तो माइनस का साइन इसके साथ में आ गया। बेटा अपने पास में माइनस का साइन इसके साथ में आ गया, तो ये क्या था, यहाँ बेटा डी टी के बराबर था नहीं, तो के बराबर क्या होगा, ये डी टी के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं अपन इसको। ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये सर के बराबर ये मतलब डी ए अपॉन जो ए था वो बराबर होगा माइनस के डी टी के, क्या होने वाला है कि सर माइनस के डी टी के बराबर होगा। वैसे थोड़ा सा चेंज था, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, इसका समाकलन करेंगे, तो बेटा इस तरफ ऐसा समाकलन, तो समाकलन के अंदर क्या होता है कि सर लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको पुट करनी होती है। तो यहाँ लोअर लिमिट जिसको ए नोट बोलते हैं, अपर लिमिट कहती है 80, और बेटा यहाँ टाइम तो 0 और ऊपर की तरफ टी टाइम पुट किया। जब इसको बेटा मैंने सोल्व किया तो डी ए अपॉन ए होगा, उसका डिफरेंशिएशन बेटा एल एन ए के बराबर होगा। बेटा ये तो अंदर वाला एल एन ए हो गया, और उसमें लोअर लिमिट क्या थी ए नोट, अपर लिमिट 80, वो किसके बराबर होगी, के टी के बराबर होगी। अब बेटा इसमें क्या होता है कि अपर लिमिट में से आप लोअर लिमिट को माइनस करो, तो बेटा ये तो अपर लिमिट थी, इसमें से लोअर लिमिट को माइनस किया तो केटी के बराबर हो गया। अब यहाँ से ये जो माइनस का साइन था, इस वाले माइनस के साइन को मेरे को हटाना था, तो बेटा मैंने इसको इस तरफ भेज दिया और इसको इस तरफ लिया, तो ये क्या होगा कि सर एल एन ए नोट माइनस एल एन 80 था, वो केटी के बराबर हो गया। तो यहाँ से सर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एल एन एम माइनस एल एन एन होगा, वो एल एन एम अपॉन एन के बराबर होगा। तो यहाँ से मैंने इसको क्या लिखा कि एल एन ए नोट अपॉन 80 वो बराबर होगा कि किसके बराबर होगा कि सर वो अपने पास में बराबर होने वाला है के टी के बराबर होने वाला है। बेटा ये मेरे पास में फाइनल रिजल्ट आया था। इस वाले फाइनल रिजल्ट को मैं एक बार इस तरफ लेके आया, बेटा एल एन को लॉग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया, ये के टी के बराबर था। यहाँ से के बराबर क्या हो गया कि सर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन 80, और बेटा इसी वाली इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण बोलते हैं इसको। जहां बेटा के का मतलब दर नियतांक, टी का मतलब समय था, ए नोट का मतलब था कि प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी एक की, और टी का मतलब था टी समय पर एक की सांद्रता कितनी होने वाली। बेटा ये मेरे पास में किसका फॉर्मूला है कि सर ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपके पास में समाकलित वेग समीकरण था, उसका फॉर्मूला निकल कर आया। तो बच्चों एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है इसमें, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। एक बार बच्चों यहाँ तक आप इसको नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। इसके बाद में बच्चों अपन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, जहां एक बेटा मेरे को ग्राफ पुट करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मेरे पास में हेडिंग रहेगी, वो हेडिंग क्या रहेगी कि सर नेक्स्ट हेडिंग आपके पास में रहेगी log 80 वर्सेज टी के मध्य ग्राफ के मध्य। बेटा ग्राफ पुट करना है कि सर मेरे पास में जो फाइनल इक्वेशन निकल के आई थी, लास्ट इक्वेशन, वो एक इक्वेशन ऐसी थी कि सर यहाँ से के बराबर होगा, वो होगा 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन 80, इसके क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। बेटा ये मेरे पास में सर एक फाइनल इक्वेशन आपके पास में निकल कर आई थी, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। बेटा मेरे को वाई एक्सिस पे तो क्या चाहिए, log 80 चाहिए। इसका मतलब मेरे को ग्राफ जो पुट करना है वो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा कि इस वाली एक्सिस पे मेरे को log 80 चाहिए, और बेटा इस तरफ मेरे को क्या चाहिए, समय चाहिए था, उनके बीच में ग्राफ पुट करना था। तो बेटा
ग्राफ के अंदर ऐसा होता है कि जो भी वाई एक्सिस पे चाहिए होता है उसको आप एक तरफ करो और बाकी सबको एक तरफ कर दो। तो बेटा इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं ऐसा देख रहा हूँ कि सर मेरे पास में log 80 होगा, वो बराबर होगा किसके, कि सर आपके पास में log 80 होगा, वो बराबर होने वाला है, उसकी वैल्यू बराबर होगी log a नोट माइनस के अपॉन 2.303 गुणा टी के बराबर होगी। और बेटा इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो बेटा यहाँ जो अपने पास में स्लोप होने वाला है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, कि सर यहाँ से जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू होगी आपके पास में, स्लोप जिसको ढाल बोलते हैं, कि सर उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस के अपॉन 2.303। इसका मतलब सर इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा उसका स्लोप कैसे होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। इसका मतलब सर आप ग्राफ पुट करोगे उसमें स्लोप को कैसा दिखाना आपको, कि सर उसको आप नेगेटिव दिखा दो। तो बेटा यहाँ से इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो ऐसा एक नेगेटिव स्लोप क्या होने वाला है मेरे पास में होने वाला है। तो ये एक ऐसा नेगेटिव स्लोप का ग्राफ होगा जिसके अंदर आप बेटा स्लोप की जगह क्या लिख दो, कि सर यहाँ जो स्लोप होगा ढाल जिसको बोलते हैं उसकी वैल्यू होगी माइनस के अपॉन 2.303 इसकी वैल्यू होने वाली है। तो log 80 और समय के बीच का ग्राफ होगा, उसका ग्राफ ऐसा होगा जहाँ एक लीनियर लाइन होगी जिसका स्लोप कैसा होगा माइनस के अपॉन 2.303 के बराबर होने वाला है। बेटा ये सब चीज़ें अपने को जो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स थे अपने पास में उसका समाकलित वेग समीकरण था। बेटा ये मेरे पास में क्या था, फाइनल फॉर्मूला था। ठीक है, इसके बाद में इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने ऐसे लिखा कि जो वाई एक्सिस पे होगा मैंने उसको एक तरफ कर दिया और बाकी सबको एक तरफ। अब बेटा यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा, उससे कंपेयर करके देखा कि सर यहाँ जो c होगा जिसको अपन ढाल बोलते हैं बेटा उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही थी, कि सर माइनस के अपॉन 2.303 के बराबर आ रही थी। तो log 80 और t के बीच का ऐसा ग्राफ मेरे को मिलने वाला है। तो बच्चों एक बार आप इसको नोट करो, इसके बाद में आगे की तरफ अपन जो अर्धायुकाल होगा उसके ऊपर चलने वाले हैं। तो एक बार बच्चों यहाँ तक आप इसको नोट करो। बट ये सब चीजें अपने को पढ़नी थी इसके अंदर। इस वाली ग्राफ को एक बार थोड़ा सा सही कर लेते हैं अपन। ये अपने पास में बेटा एक स्ट्रेट लाइन आने वाली थी ये ऐसी एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये सब चीज़ें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। तो बड़े ये अपने पास में जो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन सब के बारे में अपन ने क्या किया, डिस्कस किया। बट एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में अर्धायुकाल रहेगा, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। तो बेटा यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा अर्धायुकाल। बेटा इस अर्धायुकाल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कि सर यहाँ जो अर्धायुकाल होगा उसको अपन ऐसे टी हाफ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा अर्धायुकाल की परिभाषा देखें तो अर्धायुकाल की परिभाषा क्या होती है, कि अर्धायुकाल वह समय होता है, वह समय होता है जहां कोई अभिकारक, जहां कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का, अपनी प्रारंभिक सांद्रता जिसको बेटा अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए नोट, प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, रह जाता है, उसे टी हाफ कहा जाता है। इसका मतलब वो सांद्रता जिस पे कोई भी रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बेटा कुछ चीजें अपने को मॉडिफाई करनी है, कि सर जो लास्ट आपके पास में फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। और बेटा उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, कि सर उसको मॉडिफाई आप ऐसा करो कि लास्ट में फॉर्मूला था के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 8 नॉट अपॉन 80। सर ये आपके पास में लास्ट फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन आपको करने पड़ेंगे। और बेटा वो मॉडिफिकेशन क्या रहेंगे, कि सर वो मॉडिफिकेशन आपके पास में ऐसे रहने वाले हैं कि ये जो लास्ट फॉर्मूला था इसके अंदर एक दो काम करो आप, कि सर सबसे पहला जो टाइम था जिसको टी बोल रहे थे उस टाइम को क्या कर दो आप, कि सर ये जो टाइम था इस टाइम को टी हाफ से रिप्लेस करो।
एक काम तो ये करना है, और सर दूसरा काम ये करना है कि जो टी समय पे सांद्रता थी जिसको बेटा 80 बोल रहे थे, बेटा कोई भी अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का अगर आधा होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अर्धायुकाल। इसका मतलब 80 जिसको टी समय पर सांद्रता थी बेटा वो कितनी हो जाएगी, अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगी। इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले में सब चीजें आपको पुट करनी है। तो बेटा यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगी सर, के बराबर हो गया 2.303, टी की जगह टी हाफ लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ए नोट बोलते हैं अपॉन 80 का मतलब क्या होगा कि सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ। तो बेटा यहाँ से ये हो गया ए नोट अपॉन 2, तो बेटा ए नोट से तो ए नोट कैंसिल हो गया, ये log 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो log 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.3010, उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा फाइनल फॉर्मूला आ गया कि सर यहाँ से जो टी हाफ होगा वो बराबर होगा 0.693 अपॉन के बराबर होने वाला है। और बेटा इसी फॉर्मूले को अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या बोलते हैं, अर्धायुकाल बोलते हैं। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा कि सर ये अपने पास में बराबर होने वाला है यहाँ से तो के था, और ये जो फाइनल फॉर्मूला है बेटा यही फॉर्मूला मेरे पास में किसका है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, जिसका फॉर्मूला कैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल है, उसका फॉर्मूला है कि टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। तो बेटा ये क्या था अपने पास में अर्धायुकाल था। एक बार बच्चों आप इसको नोट करो, इसके बाद में जो डेरिवेशन किया है इसको मैं एक बार वापस आपको रिकॉल करवाता हूँ। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो एक बार बच्चों यहाँ तक आप इसको नोट करो। एक बार वापस मैं इसको रिकॉल करवाता हूँ। सबसे पहले अर्धायुकाल था जिसको टी हाफ बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या थी कि अर्धायुकाल वह समय होगा जहां कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता जिसको ए नोट बोलते हैं का आधा रह जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा टी हाफ बोलते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ये था कि के बराबर होगा 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन 80। बेटा इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने थे कि सर टाइम को तो टी हाफ से रिप्लेस करो, और 80 का मतलब वो सांद्रता जो टी समय की सांद्रता थी बेटा वो प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगी, इसका मतलब 80 की जगह ए नोट अपॉन 2 रखो। बेटा मॉडिफिकेशन किया, टी की जगह टी हाफ, 80 की जगह ए नोट अपॉन 2, तो बेटा ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गया, तो ये 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो log 2 हो जाएगा। बेटा यहाँ से टी हाफ होगा वो 0.693 अपॉन के क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। बेटा ये लास्ट में आपने नोट किया होगा। इसके बाद बेटा इसी रिजल्ट को मैं अगले पेज के ऊपर लेकर आता हूँ, और इसके अंदर बेटा एक काम करते हैं कि सर यहाँ से आपने जो टी हाफ लिखा है उसका फॉर्मूला तो क्या कि टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, कि सर ये आपके पास में फाइनल फॉर्मूला था प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। इसका मतलब सर ये हुआ कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है बेटा वो प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि सर इस फॉर्मूले में कहीं पर भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी। इसका मतलब इसके लिए सर एक बात लिख दो कि वो क्या है, तो वो ऐसा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ इसकी प्रारंभिक सांद्रता जिसको ए नोट बोलते हैं पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। इसका आंसर एक रिजल्ट लिख दो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए नोट की पावर 0 के क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। बेटा ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद है रखना है, प्रारंभिक सांद्रता की पावर 0 के क्या होगा, बराबर होगा। किसके लिए होगा बेटा, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ऐसा होगा, क्योंकि बेटा टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 0.693 अपॉन के। इसका आंसर प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होगा उस फॉर्मूले में मेरे को कहीं पर भी ए नोट होगा जिसको प्रारंभिक सांद्रता बोलते हैं वो नजर नहीं आ रही। इसका मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया का टी हाफ होगा वो प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी, ठीक है। इसका मतलब एक काम करो, आप एक ग्राफ प्लॉट कर दो,
कि ग्राफ किस किस के बीच में। सर आप ग्राफ प्लॉट कर दो, एक तरफ तो आप ए नोट जो मतलब जिसको टी हाफ बोलते हैं वो ले लो कि सर इस तरफ तो टी हाफ और इस तरफ क्या होगी प्रारंभिक सांद्रता। तो बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया में टी हाफ होगा वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब सर इसके बीच में जो रिलेशन होगा ग्राफ में वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन नजर आ रही, क्योंकि ये प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो बेटा यहाँ से जो टी हाफ होगा वो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन मेरे को दिखने वाली। जी बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अपने पास में टी हाफ था उसका एक जनरल फॉर्मूला था। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए चरघातांकी रूप होगा उसके बारे में भी अपन क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में रहेगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए चरघातांकी रूप। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए चरघातांकी समीकरण और उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स हैं उसके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। तो बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो चरघातांकी जिसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं वो एक रिलेशन ऐसा होता है कि सर इसके लिए रिलेशन होगा वो ऐसा होगा कि जो 80 होगा वो बराबर होगा ए नोट ई की पावर माइनस के टी के क्या होगा बराबर होने वाला है। बेटा ये एक ऐसा सा अपने को रिलेशन ध्यान रखना है जहाँ 80 का मतलब टी समय पर सांद्रता, ए नोट का मतलब प्रारंभिक सांद्रता, ई बेटा यहाँ एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है वो होगा। बेटा इस ग्राफ के अंदर अगर मैं जो ए नोट है कि सर इस तरफ तो 80 और टी के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ से जो 80 और टी के बीच का जो ग्राफ होगा वो बेटा एक एक्सपोनेंशियल डी के ग्राफ होगा। इसका मतलब कि चरघातांकी रूप का कैसे अपने को ग्राफ मिलने वाला है जिसमें समय के साथ में इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे क्या होने वाली है बेटा डिक्रीज होने वाली है। इसका मतलब 80 और टी के बीच का जो ग्राफ होगा वो बेटा एक ऐसा सा ग्राफ अपने को नजर आने वाला है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी उसके लिए चरघातांकी समीकरण थी जिसका फॉर्मूला क्या था कि सर 80 बराबर होगा ए नोट ई की पावर माइनस के टी। यहाँ से बेटा एक चीज देखा कि सर समय के साथ में इसकी सांद्रता है वो धीरे धीरे क्या होने वाली है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने वाली है। तो आप 80 और टी के बीच में ग्राफ खींचोगे तो एक ऐसा ग्राफ होगा जिसमें सांद्रता समय के साथ में क्या होगी घटती जाएगी। तो बेटा ये अपने पास में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए चरघातांकी समीकरण था। एक बार बच्चों आप इसको नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं अपन यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट में अपने पास में कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने पास में रहने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहला जो ग्राफ होगा किसका रेट और कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके बीच में क्या करना है आपको ग्राफ प्लॉट करना है। बेटा ग्राफ प्लॉट करने के लिए अपने को इनके बीच में जो रिलेशन होगा उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिलेशन क्या होता है कि सर यहाँ से जो रेट होगी वो बराबर होगी के ए की पावर 1 की। इसका मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉन्सेंट्रेशन के। जैसे जैसे रेट बढ़ेगी वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होने वाली बढ़ने वाली है। इसका मतलब सर यहाँ से जो ग्राफ होगा वो एक ऐसा ग्राफ मेरे को नजर आने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से क्या होगी पास होने वाली। इसके बाद में सर दूसरा ग्राफ आपको प्लॉट करना है टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जिसको अपन ए से रिप्रेजेंट करें। तो बेटा इसके बीच का रिलेशन भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ होगा वो बराबर होगा 0.693 अपॉन के बराबर होगा। इसका मतलब है कि सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब सर यहाँ जो ग्राफ होगा उसके अंदर एक ऐसी सी अपने को स्ट्रेट लाइन दिखने वाली है जो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इसके बाद में थर्ड पॉइंट अपने पास में बेटा ये एक तो पॉइंट रहेगा। तो उसके अंदर बेटा log a माइनस एक्स का मतलब log 80 के बारे में बात कर रहा है कि सर log 80 और टाइम के बीच का जो ग्राफ था तो वो तो अभी अभी प्लॉट करके आए कि सर इनके बीच का ग्राफ होगा वो एक ऐसा सा ग्राफ होगा जिसका स्लोप होगा वो कैसा होगा कि नेगेटिव स्लोप होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी के अपॉन 2.303।
बेटा ये क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू होने वाली है। तीनों ग्राफ ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिए थे। ये एक अपने पास में पहली बार डिस्कस कर रहे थे इस ग्राफ को। ये नॉर्मल था कि आपसे रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो बेटा जीरो ऑर्डर में तो रेट थी वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ डिपेंड करेगी। बेटा ग्राफ होगा एक ओरिजिन से पास होता हुआ ग्राफ अपने को मिलने वाला है। ये सब चीज़ें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। तो एक बार बच्चों आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको नोट करो। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट होगा जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइम इंटरवल है उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो एक बार बच्चों आप इसको नोट करो। एक बार बच्चों आप जल्दी इसको नोट करो, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपने को एक जनरल रिलेशन ध्यान रखना है। टी हाफ और ए होगा जिसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। बेटा किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने को एक रिलेशन ध्यान रखना, जिसका मैं फॉर्मूला आपको खुद को डेराइव करना सिखाता हूँ कि सर कोई भी एक जनरल रिलेशन है जिसको मैं nth ऑर्डर रिएक्शन बोलता हूँ। तो बेटा nth कोटि अभिक्रिया के लिए nth कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ तथा ए नोट जिसको प्रारंभिक सांद्रता बोलते हैं के मध्य संबंध बेटा इसके बीच में क्या रिलेशन होगा। इसका एक जनरल फॉर्मूला ऐसा होता है कि सर जो टी हाफ होगा वो जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी जिसको ए नोट बोलते हैं उसके क्या होने वाला है एंटी प्रोपोर्शनल, और उसकी पावर के अंदर सर या तो 1 - n होगा या फिर उसी की पावर के अंदर को क्या होने वाला है कि सर उसी की पावर में, या फिर हो सकता है कि जो टी हाफ होगा वो एंटी प्रोपोर्शनल हो 1/a0, और इसकी जगह बेटा n-1 आने वाला है। सर ये दो में से एक फॉर्मूला कोई सा भी फॉर्मूला सही फॉर्मूला होगा। अब कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर सही होगा उसकी बेटा मैं पहचान आपको करना सिखाता हूँ। सबसे पहले अपन इसके अंदर जो टी हाफ है बेटा n की वैल्यूज को पुट कर करके देखते हैं दोनों फॉर्मूले के अंदर कौन सा फॉर्मूला सही होगा। तो बेटा सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसके अंदर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए। बेटा इस वाले फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू जीरो रखूंगा, इसका मतलब n की वैल्यू अगर आप जीरो रखोगे तो बेटा 1 - 0 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि सर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी शून्य कोटि अभिक्रिया उसके लिए रिलेशन ऐसा आएगा कि जो टी हाफ होगा बेटा वो एंटी प्रोपोर्शनल होगा किसके प्रारंभिक सांद्रता के, जबकि अभी अभी देख के हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ होगा उसकी प्रारंभिक सांद्रता के क्या होगा समानुपाती होगा। इसका मतलब सर ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला अभी अभी के लिए मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है, तो इस वाले फॉर्मूले को बेटा मैं क्या कर देता हूँ काट देता हूँ। अब इसी फॉर्मूले को इसके अंदर ट्राई करते हैं। बेटा यहाँ n की वैल्यू कितनी रखूंगा कि सर यहाँ आप एक काम करो n बराबर कितना रख दो 0। बेटा यहाँ n की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 - 1 होगा, इसका मतलब -1 होगा। तो बेटा ये रिलेशन क्या हो गया कि सर यहाँ से रिलेशन हो गया कि टी हाफ होगा वो एंटी प्रोपोर्शनल होगा ए नोट, और उसकी पावर कितनी होगी -1। बेटा -1 नीचे से ऊपर जाएगी तो फाइनल फॉर्मूला होगा इससे टी हाफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए नोट की कॉन्सेंट्रेशन होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब सर ये वाला ऑर्डर अपने पास में क्या होने वाला है सही होने वाला है। बेटा ये रिलेशन क्या होगा गलत होगा। तो एक बार बच्चों इसको नोट करो आप। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी उसके लिए भी वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी अपन इसी फॉर्मूले को आगे की तरफ लेकर चलते हैं।
बेटा अगर यहां मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं कि सर आप एक काम कर दो, यहां n बराबर कितना रख दो 1, कि सर यहां n बराबर 1 रखोगे तो ये तो कितना हो गया 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। इसका मतलब सर n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो बेटा t हाफ होगा, वो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब लास्ट वाला जो फॉर्मूला है वो अपने पास में क्या होने वाला है, सही फॉर्मूला होने वाला है। तो बेटा ये एक जनरल रिलेशन आपको याद रखना है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और जो टी हाफ होगा उसके बीच में कौन सा रिलेशन सही होने वाला है। बेटा ये अपने पास में सेकंड जो रिलेशन होगा उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, सही होने वाली है। बेटा 2 रखोगे 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब सर n बराबर 2 रखोगे तो टी हाफ होगा, वो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के क्या होने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। बेटा ये ऐसा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा जहां n बराबर कितना होगा 2। इसका मतलब सर ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो अपने को क्या करनी है, इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो बेटा ये एक जनरल रिलेशन होता है अर्धायुकाल और उसकी प्रारंभिक सांद्रता के बीच में। सर पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो बेटा ऐसा समझो क्योंकि आज अपन याद कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आज तो याद रहेगा। अब हो सकता है 2 दिन के बाद में कंफ्यूजन आ जाए कि सर 1 माइनस एन था या फिर n माइनस 1 था। अगर बेटा 1 माइनस एन और n माइनस 1 में कंफ्यूजन आ जाए तो आप एक दो वैल्यूज को पुट करके इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि बेटा ये लिख दिया तो गलत हो जाएगा ना, ये लिखते ही तो पूरा काम उल्टा हो जाएगा। अगर ये लिख दिया इसका मतलब जो टी हाफ था बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के एंटी प्रोपोर्शनल होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जबकि वो तो प्रोपोर्शनल होता है। इस वजह से बेटा अपने को ऐसा कंफ्यूजन नहीं चाहिए। बेटा ये फॉर्मूला ऑलरेडी मेरे पास में क्या था, गलत फॉर्मूला था। सही फॉर्मूला ये वाला था, तो इसको आपको 2-3 बार मतलब ऐसे एक दो वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके इसके अंदर देख सकते हो। तो एक बार बेटा आप इस जनरल रिलेशन को कैलकुलेट करो, उसके बाद में नए अपन जो टॉपिक होगा उसके ऊपर चलने वाले हैं। तो एक बार बच्चों आप इसको नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं अपन। तो एक बार आप इसको जल्दी नोट करो, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलने वाले हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन एक शायद इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा बेटा। इसके बाद में ये टॉपिक है, इसको अपन डिस्कस करते हैं। ये करें कि इंपॉर्टेंट टाइम इंटरवल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइम इंटरवल है, उसके बारे में बात करते हैं। बेटा रिजल्ट इसको मैं एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको। ये सबसे पहला रिजल्ट है बेटा, वो ये कह रहा है जैसे मान लो मैंने कहा कि इनिशियल कोई रिएक्टेंट था 100% था। बेटा पहला टी हाफ लगेगा, इसका मतलब पहले टी हाफ में वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा ये कितना परसेंट बच जाएगा कि सर ये 50% बच गया। अगला टी हाफ लगा कि सर अगले टी हाफ के अंदर ये कितना बच जाएगा, 25% बच जाएगा। इसका मतलब सर इनिशियल 100% था, पहले टी हाफ में 50% खत्म हुआ, अगले के अंदर 25% खत्म हो गया। बेटा 25% अगर ये मतलब बच रहा है अपने पास में, तो बेटा यहाँ से यहाँ आने में सर खत्म कितना हो गया कि सर 25% बच रहा है। इसका मतलब T75% मेरे पास में क्या हो गया, खत्म हो गया होगा। अब बेटा एक चीज समझो कि सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 थी, 25% बच रहा है, इसका मतलब 75% खत्म होने में कितने टी हाफ लग रहे हैं। तो बेटा एक टी हाफ तो यार लग रहा है और दूसरा टी हाफ यहाँ लग रहा है। इसका मतलब किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को T75% खत्म होने में जो टी हाफ लगेंगे बेटा वो कितने टी हाफ होंगे कि सर उसको 75% खत्म होने में जो टी हाफ लगेंगे वो कितने टी हाफ लगने वाले हैं, किसी डबल टी हाफ लगने वाले हैं। इसका मतलब सर एक रिजल्ट मेरे पास में आया कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी उसको 75% खत्म होने में कितने टी हाफ लगेंगे कि सर 2 टी हाफ लगेंगे। अगला रिजल्ट ऐसे देखो बेटा, अगला टी हाफ लगा तो उस अगले टी हाफ में क्या होगा कि सर अगला टी हाफ लगा उसमें कितना हो गया 12.5% हो गया। बेटा 25 का आधा 12.5% हो गया। इसका मतलब सर एक काम करो ना, आप एक रिजल्ट और लिख दो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो कितनी थी, इतनी है, और बेटा 12.5% अगर बच रहा है इसका मतलब सर खत्म कितना हो गया होगा। तो बेटा ये खत्म हो गया होगा 87.5% खत्म हो गया। बेटा 87.5% खत्म होने में कितने टी हाफ लग रहे हैं, 1 2 3। बेटा तीसरा टी हाफ भी तो लगेगा ना यहाँ। इसका मतलब 87.5% खत्म होने में टी हाफ कितने लग रहे हैं, वो लग रहे हैं 3 गुना टी हाफ। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिर रिजल्ट आ गया कि सर किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको 87.5% खत्म होने में जो टी हाफ लगेंगे बेटा वो कितने लगने वाले हैं, 3 टी हाफ।
बेटा एक अगला टी हाफ और लगेगा, इसका मतलब अगला जो टी हाफ लगेगा उसमें बेटा ये और आधा हो जाएगा, तो 12.5 का आधा कितना होगा कि सर ये 12.5 होगा, उसका और आधा हो जाएगा, तो बेटा कितना बच जाएगा, लगभग 6.25 के आसपास बच जाएगा। बेटा 6.25 बच रहा है, इसका मतलब सर यहाँ से यहाँ आने में खत्म कितना हो गया होगा, तो बेटा यहाँ से यहाँ आने में ये खत्म कितना हो गया कि सर लगभग ये 93.5% क्या हो गया खत्म। तो बेटा टी 93.5% खत्म होगा, उसके अंदर कितने हाफ लगेंगे, तो बेटा 1 2 3 4 टी हाफ लगने वाले हैं, इसका मतलब इसमें टी हाफ कितने लगेंगे 4 गुणा टी हाफ। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट फिर मेरे पास में आ गया कि सर किसी भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको 93.5% खत्म होने में जो टी हाफ लगेंगे उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है कि सर उसकी वैल्यू आपके पास में होने वाले 4 टी हाफ इसके अंदर लगने वाले। ऐसे बेटा किसी रिएक्शन को 99.9% खत्म होने में जो टाइम लगेगा कि सर किसी भी रिएक्शन को 99% खत्म होने के अंदर जो टाइम लगेगा बेटा वो कितना होगा कि सर वो होने वाला है कि जो टी हाफ होगा उसका कितना टाइम होगा 10 टाइम होगा। और बेटा एक चीज याद रखनी है, लास्ट रिजल्ट एक दे रखा है कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, इन्फिनिटी टाइम लगने वाला है। इसका मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। तो बेटा एक चीज याद रखनी है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को 100% होने में लगने वाला समय, होने में लगने वाला समय अनंत होता है या फिर मैं कह सकता हूँ किसी भी प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि बेटा अनंत समय का कोई मतलब नहीं है। तो बेटा ये सब चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी थी। ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूले की फॉर्म में भी दे रखा है, तो बेटा एक बार यहाँ से भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स आपको बस अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपको फाइनली क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बेटा अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। तो पहला रिजल्ट क्या दे रखा है कि सर मेरे पास में जो पहला रिजल्ट है वो ये दे रखा है कि किसी भी रिएक्शन को 75% अगर खत्म करना है तो उसमें जो टी हाफ लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी कि सर 75% खत्म होने में जो टाइम लगेगा टी हाफ का डबल लगेगा, 87.5% के अंदर जो टाइम लगेगा वो टी हाफ का ट्रिपल लगेगा, और 93.75% होगा उसके अंदर जो टाइम लगने वाला है बेटा 93.75% उसके अंदर जो टाइम लगने वाला है बेटा वो कितना लगेगा टी हाफ का 4 टाइम लगेगा, और 100% रिएक्शन होगी वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। तो बेटा ये 4-5 अलग अलग टाइप के टाइम इंटरवल आपको दे रखे हैं, तो बेटा ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी। तो एक बार बच्चों आप इसको नोट करो। इसके बाद में लास्ट टॉपिक होगा जिसमें अपन बात करेंगे कि कोई भी अभिकारक होगा वो एन टी हाफ के बाद में कितना बच जाएगा, उसके बारे में एक फॉर्मूला है उसको भी अपने को ध्यान रखना है। तो एक बार बच्चों आप इसको नोट करो। बच्चे एक बार जल्दी नोट करो आप इसको। इसके बाद में बच्चों जो लास्ट टॉपिक अपने पास में रहेगा, लास्ट टॉपिक यह था लेफ्ट अमाउंट आफ्टर एन हाफ लाइफ। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे कि एन अर्धायु काल के बाद, एन अर्ध आयु काल के बाद, एन अर्धायु काल के बाद बची सांद्रता या बचा अमाउंट, बची सांद्रता। तो बेटा इसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है कि कोई भी जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट है वो एन हाफ लाइफ के बाद में कितना बचेगा, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन, जहाँ कौन क्या है इसका मतलब मैं समझाता हूँ। बेटा एक तो पहले तो फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी एन हाफ लाइफ के बाद में कोई कितना बचेगा, तो उसका फॉर्मूला है कि एन अर्धायु काल के बाद में बची सांद्रता है उसका फॉर्मूला होगा ए नोट अपॉन 2 की पावर एन। जहाँ बेटा मतलब समझाता हूँ, देखो ए नोट होगा उसका मतलब तो क्या होगा कि सर ए नोट का मतलब होगा
प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता n का मतलब होगा, n बराबर होगा, वो होगा अर्ध आयुकालों की संख्या, अर्ध आयु कालों की संख्या। तो बेटा इस n को भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि सर n को निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है n बराबर t अपॉन टी हाफ। ये मेरे पास में क्या होता है, एक जनरल फॉर्मूला होता है कि n बराबर होगा t अपॉन टी हाफ। बेटा कौन क्या है इस चीज को भी अपन समझाते हैं। जहां t का मतलब तो होगा समय, t बराबर क्या होगा समय, टी हाफ का मतलब होगा अर्धायुकाल, अर्ध आयुकाल। जैसे मैं आपसे ये पूछ लूं कि जैसे मैंने बोल दिया कि आपके पास में टाइम है वो तो 240 मिनट है, और जो अर्धायुकाल है इसके अंदर बेटा टी हाफ की वैल्यू है ना, वो आपको कितनी दे रखी है, 60 मिनट दे रखी है। तो बेटा अर्धायुकालों की संख्या n की वैल्यू पूछ लूं कि n बराबर कितने होंगे, तो आप क्या लगाओगे फॉर्मूला कि सर टी अपॉन टी हाफ लगा दो। टी तो कितना है 240 मिनट और टी हाफ कितना है 60 मिनट, तो ये कितना आएगा 4 बार चला जाएगा ना, 4 क्या आ जाएंगे इसके अंदर अर्धायुकालों की संख्या आने वाली है। तो बेटा ये सब चीजें आपने को इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो फॉर्मूला क्या था कि कोई भी अभिकारक होगा वो n अर्धायुकाल के बाद में अपना प्रारंभिक सांद्रता कितना बच जाएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या था कि प्रारंभिक सांद्रता को 2 की पावर n से डिवाइड कर दो। बेटा इसके अंदर अपने को फाइनल फॉर्मूला कैसे पुट करोगे, n की वैल्यू 4 आ गई तो सर फॉर्मूले में पुट कर दो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी उसको तो NOT मान लो, और बेटा 2 की पावर n के अंदर कितना पुट करना है 4 पुट कर दो। बेटा ये क्या होगा इसका जनरल इक्वेशन होगा, जहां एक का मतलब होगा प्रारंभिक सांद्रता, n का मतलब अर्धायुकालों की संख्या, और बेटा n होंगी जिसको अर्धायुकालों की संख्या वो से कैलकुलेट करेंगे कि सर जो भी टाइम है उसको टी हाफ से क्या कर दो आप डिवाइड कर दो। तो बेटा इससे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया जाएगा कि प्रारंभिक सांद्रता इतनी है, इतना % खत्म हो गया, तो उसमें कितने टी हाफ लगने वाले हैं। ये सब चीजें बच्चों अपने इसके अंदर डिस्कस करनी थी। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। इसके बाद में बच्चों एक टाइम इंटरवल का फॉर्मूला है कि सर जनरल जो अपने पास में टाइम होता था वो टाइम कितना था कि सर अपने पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला था कि वो फॉर्मूला था k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन 80। बेटा ये जनरल फॉर्मूला था, ये केवल एक टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला था, एक अकेला टाइम था, दो अलग अलग टाइम होंगे तो बेटा टी को किससे रिप्लेस करना है, T2 माइनस T1, मतलब अंतर निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। बेटा यहाँ x1 होगा, इसका मतलब क्या होगा, x1 का मतलब होगा T1 समय पर एक की सांद्रता में कमी, एक की सांद्रता में कमी कि T1 समय पर एक की सांद्रता कितनी कम होगी उसको तो बेटा अपन x1 बोलेंगे, और यहाँ x2 होगा, उसका मतलब क्या होगा कि T2 समय पर एक की सांद्रता में कमी, सांद्रता में कमी। बेटा x1 होगा वो ये बोल रहा है कि जो मेरे पास में T1 समय था उसमें से इनिशियल सांद्रता में से कुछ कम हो गया, और x2 था कि इनिशियल सांद्रता में से मतलब T2 समय पे क्या हो गया, कम हो गया। बेटा ये जनरल चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। ये एक टाइम इंटरवल का बिल्कुल एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है कि दो अलग अलग टाइम इंटरवल अगर दिए जाएंगे तो उसके अंदर अपन इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जहाँ के का मतलब क्या होगा कि सर यहाँ के का मतलब होगा वही दर नियतांक, दर नियतांक, और ए का मतलब क्या था कि सर यहाँ ए बराबर होगा वो होगा प्रारंभिक सांद्रता। बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। ये एक टाइम इंटरवल का फॉर्मूला होने वाला है, तो एक बार बच्चों आप इसको नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो बेटा ये सब चीजें अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की। ये लेफ्ट अमाउंट का जो फॉर्मूला था कि सर n हाफ लाइफ के बाद में बची सांद्रता होगी, उसका फॉर्मूला क्या था A0 अपॉन 2 की पावर n, जहां n का मतलब है कितने अर्धायुकाल इसके अंदर लगे, तो n का फॉर्मूला क्या था सर जो भी टाइम होगा उसको t हाफ से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद में कुछ जो इंपॉर्टेंट टाइम इंटरवल थे, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था कि सर किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ और ए होगा उसके बीच में क्या रिलेशन होने वाला है, बेटा टी हाफ होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के एंटी प्रोपोर्शनल होगा और पावर में n-1 होने वाली है, जहां n की अलग अलग वैल्यूज आप पुट करके इस फॉर्मूले को चेक कर सकते हो। इसके बाद में सर इसके अंदर और पढ़ा
कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टाइम इंटरवल भी अपन ने देखे थे। ये रही कुछ इंपॉर्टेंट टाइम इंटरवल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, उसको 75% खत्म होने में जो टाइम लगेगा वो टी हाफ का डबल लगेगा, 87.5 होगा, उसमें ट्रिपल टाइम लगेगा, 93.75% के अंदर 4 टाइम लगेगा, 99.9% होगा, उसमें टी हाफ का 10 टाइम लगने वाला है। और कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसका मतलब 100% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। तो बेटा ये सब चीजें अपन ने अब ये कुछ क्वेश्चन हैं उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। तो बेटा इस लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या फिर जो अपना चैट चलती है लाइव क्लास के अंदर उसके थ्रू आप पूछ सकते हो। तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आप लोग पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच बच्चों, इस लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं, पढ़ते रहिए।